अनकही असद अली तूर के साथ। क्या हुआ आपके इलेक्शन में? आप पेशावर से हार गए। क्या था? बाकी पीटीआई तो इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती, बावजूद उसके कि सिंबल नहीं था। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही 2018 से बाद वाली हुकूमत में? इलेक्शन की रात इन लोगों ने अपने आप को काउंटिंग ऑफिस में लॉक कर दिया। बाकी इनके अलावा आपको पता है इन्होंने लॉक कर दिया या इनको किसी ने लॉक नहीं कर नहीं दिया? नहीं इनका जो रोल था वो वॉलंटरी था। इन्होंने बड़ी खुशी किया है। मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात भी हैं कि इन सीटों पे पैसे लिए गए हैं। और ऑब्वियसली इनके अलावा जो रिगिंग होती है, जो अफसोस के साथ इस मुल्क में रहना पड़ता है, हमें मोहतात तरीके में बात करनी पड़ती है, लेकिन उंगली किन पे उठती है? उंगली उन इदारों पे उठती है जिन्होंने ट्रेडिशनली इलेक्शन जो है वो मैनेज किया गया। क्योंकि उस दिन इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स थे, अगर उनको भी आपसे रब्ता करना होता था या ये आपको बताना होता घर जाना पड़ता जहाँ पे वाईफाई थी, क्योंकि उनके पास बाहर तो फोन चलता है, तो वो लोगों के घर ढूंढते थे जहाँ से जाके वो लैंडलाइन से आपको कॉल करके लैंडलाइन पर ही आगाह करते थे कि ये हो रहा है, वो फॉर्म 45 लैंडलाइन पे या वाईफाई पे, क्योंकि वाईफाई जो है वो चलता था। अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज हैं या सेमी अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज हैं पेशावर में, तो तकरीबन 40-45 रिजल्ट आराम से मिल गए। बाकी जो 20 रिजल्ट्स थे वो 4-5 घंटे की मेहनत से मिले। मैंने देखा कि शी हैज़ अ कम्प्लीटली वाइट फेस, वो डर के मारे, और बस उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश ना की और वापस जो है वो अंदर से खातून निकली, वो इतनी खौफजदा थी कि उनके चेहरे का खून ही खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल सफेद फेस, और उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तैमूर झगड़ा साहब के जब हमने रिजल्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो बिल्कुल ऐसे ही था। 66 रिजल्ट्स में कुछ 0 से एंड हो रहे थे, कुछ 1 से एंड हो रहे थे, कुछ 2 से एंड हो रहे थे। लेकिन जब वो सरकारी फॉर्म 47 देखे तो 50% रिजल्ट जो थे तैमूर झगड़ा के, उसका वोट 0 में एंड हो रहा था। अब इसकी भी आपको लॉजिक समझ आती है कि जब वो अपने दिमाग में गिनती कर रहा था कि झगड़ा साहब के वोट कम करने, तो अपनी आसानी के लिए उसने 735 को 400 कर दिया, जहां पे 413 वोट होंगे 310 कर दिया। 2 खवातीन वहां पे अपीयर हुई और उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट्स दी। 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपीयर हुई, जिसमें फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जिसमें एक वो भी हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे हलके में सरकारी रिजल्ट में तैमूर झगड़ा को -33 वोट जो दिए वो मैंने नहीं दिए, मैंने तैमूर झगड़ा का उस फॉर्म 45 की प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी जिसमें -33 थे। आपसे अली अमीन गंडापुर साहब को क्या मसला था? जिस दिन अली खान से मिलने गया तो मेरे एक कॉलीग ने मुझे बताया कि उनके पास कंफर्म्ड न्यूज़ है कि अली ने खान को तकरीबन घंटा आपके बारे में बात की है। मुझे मेरे एक और कॉलीग ने भी कहा कि उनकी भी उस दिन मीटिंग हो रही थी, तो उनको भी उन्होंने कहा कि आपने तैमूर जब खान से मिलना है तो तैमूर के बारे में ये बात करनी है, नेगेटिव बात। मैं वो मुलाकात के बाद अली के पास चला गया था कि अली खान, मैंने तो आपको ख़ुद बताया था कि मुझे कैबिनेट में होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे एक गिला है कि आपने जो मेरे बारे में इल्ज़ामात लगाए हैं वो काम आपने गलत किया है। मुझे अली ने कहा कि मैंने नहीं लगाए, खान साहब ने कहा है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपनी पॉडकास्ट अनकही में, और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछला इनका टेन्योर था उसमें ये मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी रहे, मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी रहे। हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त का। इनसे हम ज़रा कुछ बात करेंगे इनके इलेक्शन में क्या हुआ। फिर एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव बना के लेके गए थे कि एंटी करप्शन के ज़रिए ये ज़रा अपने इलेक्शन में जो फॉर्म 45 की फोर्जरी है मुबैना, उसको एक्सपोज कर सकें। उसके अलावा इनसे हम बात करेंगे इनके और जो पिछले चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनमें क्या इख्तलाफात थे। और इसके अलावा जो एक इल्ज़ाम और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है केपी के बारे में कि असल में जो मिलिटेंट्स हैं वो पीटीआई ही लाई, वो इमरान खान साहब का ही विजन था जिसके तहत मिलिटेंट्स आए।
तो उस पर भी ज़रा इनका लेंगे। और अभी सुहेल आफरीदी साहब के आने के बाद क्या कुछ ये तब्दीली देख रहे हैं इमरान खान साहब के लिए और अपनी जमात के लिए? झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके इलेक्शन से स्टार्ट लेते हैं ज़रा। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ आपके इलेक्शन में? आप पेशावर से हार गए, क्या था? बाकी पीटीआई तो इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती, बावजूद उसके कि सिंबल नहीं था। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही 2018 से बाद वाली हुकूमत में? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट था वो पेशावर में जो सीट्स हैं 5 नेशनल असेंबली की और उसके साथ 13 प्रोविंशियल असेंबली की, 18 की 18 सीट्स पीटीआई जीती और वाइड मार्जिन से जीती। जो सबसे कम मार्जिन था नंबर 1 और नंबर 2 में किसी भी सीट पे, वो 70% का था। अब पेशावर में, तो आपके साथ क्या हुआ? पेशावर में स्पेसिफिकली और चंद हलकों में सूबे में जो है वो वाली फॉर्म 45-47 की रिगिंग जो है वो हुई, जो कि बाकी पाकिस्तान में हुई, जो बाकी पख्तूनख्वा में उस तरीके से नहीं हुई। पेशावर के अलावा एक सीट मानसेरा में है, 2 सीट शांगला में है, एक सीट जो है वो कुरम में है, 2 सीट्स बनू में है। ये 5-6 सीट्स मुझे याद है। लेकिन पेशावर में एक नेशनल असेंबली की सीट पे, 8 सूबाई असेंबली की सीट्स पे 2-3 हरबे जो है वो इस्तेमाल किए गए और कंडीशंस ऐसे थे कि उसमें जो है वो रिज़ल्ट चेंज होते हुए जो है वो हुकूमत कामयाब हुई। और फिर उसके बाद चूंकि वो सबूत वहाँ पे है, और अफसोस के साथ जो हमारी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इलेक्शन के इमीडिएटली बाद कोई इंक्वायरी नहीं खोली, कोई प्रेशर जो है वो नहीं बनाया, क्योंकि सारा सबूत जो है वो बिल्कुल साफ वाजे और सामने है। तो वो काम जो है वो अभी 630 दिन तकरीबन हो गए, वो काम लटका हुआ है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके, अगर हम सिर्फ हल्के को फोकस करें, क्या था वहाँ पर? मैं आपको रिगिंग अपनी का सीट मार्जिन का भी वही मैं बताता आपको हूँ, हाँ वो जी, अपना और स्पेसिफिकली ज़रा अगर आप स्पेसिफिकली 2-3 सीट्स और का भी बताता हूँ। मेरी सीट पे जो इलेक्शन से पहले हुआ वो छोड़ दें। जहाँ पे सिंबल नहीं दिया गया, उस यारों ने कहा कि ऑर्डर्स ये हैं कि आपको, और अरशद अफरीदी उसका नाम था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है, कि आपको और एमएनए को एक सिंबल नहीं मिल सकता, कि आपको कोई स्पोर्ट्स का सिंबल नहीं मिल सकता था। पहले हमने टेनिस रैकेट चुना था, फिर डिस्क्वालीफाई किया गया 2014 के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न्स पे, जो कि हैरत की बात है क्योंकि 2018 का इलेक्शन मैं लड़ा हूँ, उस वक्त 2014 के रिटर्न्स का मामला नहीं था। वो भी 30-40 हज़ार रुपए का कोई जो है वो उन्होंने बिल बनाया। डिस्क्रिपेंसी निकाल ली। नहीं, वो जी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने कहा है कि उनको बुलाया गया, उनसे ज़बरदस्ती ये लेने की कोशिश की गई, उसके बाद और लोगों को जो है वो बुलाया गया। जब नीचे कौन बुला रहा था? यार जो लोग रिगिंग कर रहे थे, उसमें जो सिविल ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, वो तो आपका डीसी जो रेवेन्यू ऑफिसर भी था आफाक वज़ीर, जो सीसीपीओ अशफाक अनवर। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन की रात इन लोगों ने अपने आप को काउंटिंग ऑफिस में लॉक कर दिया। बाकी इनके अलावा आपको पता है, इन्होंने लॉक कर दिया या इनको किसी ने लॉक नहीं कर नहीं दिया? नहीं, इनका जो रोल था वो वॉलंटरी था। इन्होंने बड़ी खुशी किया है। मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात भी हैं कि इन सीटों पे पैसे लिए गए हैं। और ऑब्वियसली इनके अलावा जो रिगिंग होती है, जो अफसोस के साथ इस मुल्क में रहना पड़ता है, हमें मोहतात तरीके में बात करनी पड़ती है, लेकिन उंगली किन पे उठती है? उंगली उन इदारों पे उठती है जिन्होंने ट्रेडिशनली इलेक्शन जो है वो मैनेज किया गया है। उनसे आप बात करें तो वो कहें कि हमने नहीं की, उनसे आप बात ना करें, सिविल ऑफिसर्स से बात करें तो वो कहें हम पे प्रेशर था। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज 630 दिन प्रेशर हो हमें पता है गए, इस मुल्क में एक ही जगह से आता है। 630 दिन हो गए और अभी तक मेरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का
मेंटेनेबिलिटी का जो है वो अच्छा, फैसला मैं नहीं मैं असल में ना जरा चाह रहा हूँ सीट पे जाते हैं जी जो आप कि कह वो रहे थे। जरा रिगिंग का जरा समझाएं लोगों को, मेथड हुआ क्या उस दिन? 5 बजे के बाद, क्योंकि पूरे दिन जो है वो कैंपेन पोलिंग आपने की क्लीन थी रही थी। जलसे वगैरह? कैंपेन की थी, बल्कि एक बड़ा जलसा भी किया था, क्योंकि हमें अलाउंस नहीं थी। तो कॉर्नर मीटिंग का बता के 100 कुर्सियां रख के वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग आ गए थे। उस पर भी एक बेचारा जो SHO था वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन कैंपेन कि की ये थी। इतना जलसा क्यों करने थे? हमने कोर्ट से बेल लेके बड़ा रिस्क लिया था कि हम शायद पाकिस्तान में वाहिद एक ग्रुप थे जो कि ओपनली कैंपेन कर रहा था। ठीक हमारे है। कॉलीग्स भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर रहे थे। और इलेक्शन के दिन जो है वो वोटिंग क्लीन, बिल्कुल क्लीन जो है वो 5 बजे तक हुई। इसके अलावा कि इंटरनेट ऑफ था, क्योंकि मेरे ख्याल में लोगों का अंदाज़ा ये था कि मैनेज हो गया है। पंजाब में भी मैनेज हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी 30-40 सीट्स पे मैनेज हो जाएगा प्री पोल रिगिंग से। प्री पोल रिगिंग से। अच्छा जी, और ये कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्लोज होंगे तो 5-10 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट चेंज करके जो है वो काम हो जाएगा। तो 5 बजे के बाद 4-5 घंटे तो लगाए, क्योंकि इंटरनेट जो है वो फ़ोन्स पे नहीं था। एक लोकेशन पे जाके कि एक फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें, क्योंकि तकरीबन 20 से 30% जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो फॉर्म्स 45 नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनमें से हर एक से फिर लिया। वो वहाँ से जो प्रिजाइडिंग जो पोलिंग एजेंट थे हमारे, वो किसी लोकेशन से जाके फ़ोन करते, वहाँ से जो है वो मुझे जो है वो इलेक्शन स्टाफ को कंप्लेन करनी पड़ती, या वहाँ पे पोलिंग स्टाफ को कंप्लेन करनी पड़ती। मेरे पास 66 में से 66 जो है वो रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, मैं अगर समझ सकूं व्यूवर को, ताकि सही तरह समझ आए आप जो चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी, तो आपके जो पोलिंग एजेंट्स थे अगर उनको भी आपसे रब्ता करना होता था, या ये आपको किसी बताना के होता घर जाना कि- पड़ता जहाँ पे वाईफाई थी, कि क्योंकि उनके पास हाँ, बाहर तो फोन चलता है, तो वो हाँ, लोगों के घर ढूंढते थे जहां हाँ, से जाके वो लैंडलाइन से आपको कॉल हाँ, करके हाँ, लैंडलाइन पर ही आगाह करते थे कि हाँ, ये हो रहा है, वो हाँ, फॉर्म 45 नहीं लैंडलाइन दे पे रहे। या वाईफाई पे, क्योंकि वाईफाई जो है वो चल चलता देता था। अर्बन कंस्टिट्यूंसीज हैं या सेमी अर्बन कंस्टिट्यूंसीज हैं पेशावर में, तो तकरीबन 40-45 रिजल्ट आराम से मिल गए। बाकी जो 20 रिजल्ट्स थे वो 4-5 घंटे की मेहनत से मिले। कितने बजे तक आपके पास आपके 66 फॉर्म 45 कंप्लीट तकरीबन हो गए? 10 बजे तक, अगर 100% नहीं थे तो माँ सिवा 1 या 2 सारे आ गए थे। ठीक है। उसमें जो ऑफिशियल रिजल्ट आ रहा था, जो टीवी पे भी अनाउंस हो रहा था, क्योंकि मेरे हलके की वोटिंग पॉपुलेशन थोड़ी कम है, क्योंकि आधी जो पॉपुलेशन है जो हैदराबाद में रहती है उसका उनका आबाई डिस्ट्रिक्ट कोई और है, उन्होंने वोट अपना नहीं ट्रांसफ़र किया। मेरे थे 25,118 वोट। दूसरे नंबर पे JUI के जो अभी सेनेटर इलेक्ट हुए हैं अताउल हक दरवेश साहब, उनके थे 5,088 शायद वोट। फिर ANP के, फिर पीपल्स पार्टी के, इनके 2,200 2,100, और फिर 5वीं नंबर पे एक PMLN का कैंडिडेट था, उसका नाम जलाल खान। मुझे इलेक्शन से 2-3 दिन पहले तक उसका पता भी नहीं था। उसके थे 1608 या 1610 या और 1618 वोट। आप 25,000 प्लस पे थे? मैं 25,000 पे था, ये 1618 पे था। अच्छा, ठीक है, मतलब आपका इन लोगों से लाइक इन सब के कलेक्टिवली मिला के भी 10,000 वोट नहीं बन रहे। इन सब के बाकी सब के कलेक्टिवली मिला के कोई 12,500 वोट थे। ठीक है। मेरे 25,118 Like, वोट थे, You have बाकी like सारे कैंडिडेट्स मिला के। तो ये अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में ले लें परसेंटेज टर्म्स में, ये सबसे वाइड मार्जिन था। अच्छा, अब हुआ क्या कि 9:30-10 बजे मुझे मेरे MNA कैंडिडेट अरबाब शेर अली साहब, जो यहाँ पे उसी सीट से MNA इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि कुछ खबर आ रही है कि रिज़ल्ट चेंज हो रहा है। मैंने कहा यार रिज़ल्ट कैसे चेंज होगा, मेरे पास तो मेरे भी सारे फॉर्म्स हैं, आपके भी सारे फॉर्म्स हैं, कि मैं ये उनका भी कलेक्ट कर रहा था। 8 फरवरी है, रात 10 ये बजे 8 का टाइम है। फरवरी रात 10 बजे का टाइम है। आपके भी सारे फॉर्म्स हैं, और चूंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है, ये मेरा तो दूसरा इलेक्शन है, लेकिन मैं अपने चचा के साथ 1993 से जो है वो इलेक्शन डे पे ड्यूटी दे रहा हूँ। और मैंने कम से कम पेशावर में असद ये नहीं देखा कि आपके पास अगर एक
ऑफिशियल रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से आ जाए, पहले उसे फॉर्म 14 या 15 कहते थे जी जी शायद, वो जब आपके पास वो आ जाए हम्म। तो उसके बाद मैंने रिजल्ट चेंज होते हुए नहीं देखा। उसके बाद कैंडिडेट सिक्योर फील करता है कि मेरे पास जो रिगिंग होती थी या कोशिश होती थी पोलिंग स्टेशन में होती थी, या आप रिजल्ट ना लें प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर बाद के में- लेवल पे होती हाँ, थी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेवल पे होती थी। वहां पे पोल कभी कभी स्टफिंग होनी बड़े है या संगीन इश्यूज भी हो जाते या वोट थे। रिजेक्ट कर देने हाँ, हैं, एग्जैक्टली डबल टिक लगा के कि ये तो एग्जैक्टली हुआ या ही पोलिंग स्टेशन बंद हो के जी। जब आपके पास 5 बजे के बाद ऑफिशियल रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मैंने 93, 97, 2002, 2008, 2013 5 इलेक्शंस तो ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें मैं खुद नहीं लड़ा, कभी मैंने वो रिजल्ट को चेंज होते हुए नहीं देखा। इसमें मेरे चचा जो है वो 300 वोट से इलेक्शन हारे भी हैं, 200 वोट से इलेक्शन जीते भी हैं। वो आपके पास रिजल्ट्स होते थे, वो जब चैलेंज भी होता था तो उसके बाद दैट वाज अ डन डील। यहाँ आप पे चीनी लेंगे? नहीं थैंक यू। Okay. यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ पे जाते हैं। पेशावर में तकरीबन सारी सीट्स की काउंटिंग 2 लोकेशंस पे हो रही थी, कलेक्टिवली हो रही थी। ओके, दोनों आरओ 2 थे, नहीं, आरओ तो हर सीट का अलहदा था, लेकिन आरओस को इकट्ठे बिठा के एक ही जगह पे हाँ जी, बिठा दिया गया था। कैंटोनमेंट में। और जो हमारी 6-7 सीटें थी वो बिल्कुल कैंटोनमेंट के हार्ट में, पेशावर क्लब के पास जो कयूम स्टेडियम है, जो पेशावर का फुटबॉल स्टेडियम है, जिसको एक्सेस सारे कैंटोनमेंट्स के चेक पॉइंट्स के बाद जो है वो मिलती है, बिल्कुल मोस्ट हाईली सिक्योर एरिया है वहाँ पे। तो बहुत से लोगों ने कहा जी हम वहाँ पे जाते हैं, हम बड़े आराम से वहाँ पे हज़ारों लोग ले जा सकते थे। लेकिन याद रखें कि उससे पहले 9 मई हुआ था जहाँ पे पेशावर में 6 लाशें हमारी वर्कर्स की गिरी थी, और उससे पहले भी एक ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो पहला एक प्रोटेस्ट कोर कमांडर हाउस के सामने हुआ था, जिसमें जो है वो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जिसका इल्ज़ाम भी कुछ लोगों ने आप पे लगाया है। तो आई थिंक एक सेंस थी कि ये जो पोलिंग का दिन सही गया है, अगर यहाँ पे एक एक सीट के 1000-2000 लोग आ जाएं और कोई खून खराबा हो जाए, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर 9th में। वो भी आप लोगों पे डाल दिया जाएगा एंड में। वो भी हम पे डाल दिया जाएगा, और किसी वर्कर का खून जो है बिल्कुल, वो किसी इलेक्शन रिजल्ट से ज़्यादा कीमती नहीं है। खैर, हम वहाँ पे कोई 11-11:30 बजे पहुँचे। मैंने अरबाब शेर अली को पिक किया, मेरे वकील साथ थे, 2-3 करीबी दोस्त थे। तो वहाँ पे जो कयूम स्टेडियम का दरवाज़ा था वो ताला था, वहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। आरओ अंदर है और बाहर आरओज से किसी अंदर हैं, बाहर एक जो है वो मेरे ख्याल में कोई स्पोर्ट्स हॉल टाइप का था, जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वॉलीबॉल टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो उससे कोई 500 गज दूर जो बाहर का दरवाज़ा था उससे ही अंदर किसी को नहीं छोड़ रहे थे। मैंने 12 बजे CCPO अशफाक अनवर को फ़ोन किया, उसकी स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। उसने मुझे कहा, मैंने उसे कहा कि यार ये हमारा लीगल राइट है कि हम अंदर जाएं और ये काउंटिंग जो है वो देखें। तो उन्होंने कोई गोल मोल बात करके फ़ोन बंद कर दिया। DC जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे वो अवेलेबल नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं थे, जो उस वक्त के IG थे गंडापुर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं, उस वक्त के IG भी गंडापुर थे, अख्तर हयात गंडापुर शायद उसका नाम था, वो अवेलेबल नहीं थे। सुनने में ये आ रहा था कि एक इलेक्शन कंट्रोल रूम है जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, और लोग भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने होम सेक्रेटरी भी बैठे हैं, और वो लोगों को कह रहे हैं कि रिज़ल्ट चेंज करें, रिज़ल्ट चेंज करें। ठीक है जी, किसी कंट्रोल रूम में बैठ के, किसी कंट्रोल रूम में बैठ के। अब सिर्फ चीफ सेक्रेटरी थे कि कोई और भी थे? होंगे और लोग ज़रूर होंगे, ठीक है, क्यों जो है वो जान को जो है वो तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, काफ़ी तकलीफ़ जो है वो सही है। बट उसके बाद 2-3 घंटे में ये हुआ कि सबसे पहले तो किसी सुजुकी वैगन एक अंदर जा रही थी, उसमें अरबाब शेर अली साहब ने अपने आप को अंदर घुसा के अंदर चले गए, और वहाँ से कोई 2:30 बजे होंगे, 2:30-3 बजे होंगे, उन्होंने फिर दरवाज़ा खुलवा दिया। तो हम अंदर तो चले गए, लेकिन जो अंदर का दरवाज़ा था जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, जहाँ पे आरओस थे,
उन वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा था। 3:30-4 बजे डीसी पेशावर जो डीआरओ थे वो भी अंदर आ गए। वो अंदर चले गए बाहर कह के मैं देखता हूँ, अपने आप को ताला कर दिया आफाक वज़ीर साहब। और वहाँ पे अभी रिजल्ट्स कोई अनाउंस नहीं हुए, लेकिन कोई कैंडिडेट अंदर जा नहीं सका। हम 5-6 कैंडिडेट्स वहाँ पे थे। मैं था जो अभी वज़ीर रहे हैं, मीना खान अफरीदी, उनको काफ़ी सर्दी लगी हुई थी, उन्होंने एक शॉल भी पहना हुआ था, वो भी अकेले बैठे हुए थे। उस वक्त उनके आरओ निकले और मैंने उन पे काफ़ी गुस्सा किया कि आप लोग अंदर क्या रहे हैं। और मैंने देखा कि शी हैज़ अ कम्प्लीटली वाइट फेस, वो डर के मारे, और बस उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश ना की और वापस जो है जो वो आरओ अंदर चली से खातून निकली वो इतनी खौफजदा थी हाँ कि उनके चेहरे का खून ही खत्म हो चुका था। बिल्कुल। वो बिल्कुल सफेद हाँ फेस, और उन्होंने आपको हाँ कोई जवाब नहीं दिया। हाँ वो अंदर उन्होंने, ही फिर कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वो सहमी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ कि अंदर जो है वो क्या हो रहा था। अब एकदम से जो है वो ये मीना खान अफरीदी की आरओ हैं। ये उनकी आरओ है। ठीक है। हमें अंदर जाने दिया गया कोई 7:30 बजे सुबह सुबह। पूरी रात आप उस वक्त सारे आरओ तकरीबन गायब हो गए थे। एक आध आरओ थे जो मेरे कॉलीग हैं कामरान बंगर साहब, जिनका भी ऑफिशियल रिजल्ट ऐसे है कि उनके 30,000 वोट थे। दूसरे नंबर एएनपी के कैंडिडेट के 5,000 वोट थे, और 7वें नंबर पे कोई हैं, नाम मैं भूल जाता हूँ, तारिक अवान, उनके कोई 3,000 वोट थे, उनको जितवाया गया। माशाल्लाह। उनके आरओ जो है वो वहाँ पे थे, उनका चेहरा भी बिल्कुल ऐसे जो है वो सफ़ेद। अब अंदर यही नहीं पता चल रहा, कमरान बंगिश के 30,000 वोट को बदल के 3,000 वाले तारिक अवान को जितवाया गया। अब मौजूद अंदर है सर, देखिए ये इसको नहीं आप। पता चल रहा कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कोई कह नहीं रहा। हाँ, इतना पता चल रहा है कि हमारे अपोजिंग कैंडिडेट्स के घर पे जो है वो फायरिंग हो चुकी है, शुरू सेलिब्रेटरी हो गया। फायरिंग, लेकिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट का नहीं पता चला, तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। और ये सारा रिकॉर्ड पे इसलिए है क्योंकि उस रात को आप मैं लोग जब ये अंदर रिकॉर्ड एंटर कर हुए रहा तो था। क्या था अंदर? उस वक्त जो भी इन्होंने करना था वो हो गया। लेकिन अंदर मंजर क्या था? आरओस बैठे हुए थे, क्या कर यार रहे 2-3 आरओस थे, डीसी पेशावर था, वो कम्प्लीटली नॉन कमिटली कुछ भी कह नहीं रहा था। एक आध दो लोग और थे, शायद सीसीपीओ नहीं था, लेकिन एक जो एसएसपी ऑपरेशंस था, अगर मुझे उसका नाम याद है, काशिफ अब्बासी, जिसको बाद में गंडापुर साहब ने शील्ड दे के सूबे से रुखसत किया। ये लोग अंदर थे। 1 घंटा 1.5 वहाँ पे गुजार के जब ये ऑफिशियली पता चला कि रिजल्ट्स जो हैं वो निकले हैं, तो हम कोर्ट चले गए। उसके बाद भी ये जो आपका रिजल्ट आपको आरओ ने हैंड ओवर किया? नहीं, हमें किसी ने नहीं, हमें सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया से पता चला है, जब हमारे ओपोनेंट्स ने जो रिजल्ट है वो ट्वीट किया या आपके फेसबुक ओपोनेंट पे कौन, डाला। नून लीग के थे? थे वो, टिकट उनको नून लीग का मिला था। नून लीग के उनके जिनके कॉलीग्स ने 1600 मुझे कुछ कहा वोट कि थे। ये नून लीग के कैंडिडेट नहीं है, इनको हाँ। वहाँ पे प्लेस किया गया। हाँ, वो जारी बात ठीक है, है जारी जी। बात है। मैंने तो नून लीग का उनके इलेक्शन बारे पे में वही एक कर रहा था। बड़ा लेकिन वो जो इंटरेस्टिंग, 1600 वोट वाले थे वो जीत गए। हाँ जी, 25,000 वाले आप हार गए। गुड। 2-3 बातें इसके बाद। 7 दिन, चूंकि वो अपील एक प्रोसेस होता है, 7 दिन जो है वो आरओज का फ़ोन बंद हो गया, आरओज दुनिया से गायब हो गए। और बगैर उसके आप अपील कर नहीं सकते थे आरओ से ऑफिशियल हमें रिजल्ट की? अपील पहली स्टेज पे आरओज को ही करना था। अपेलेट ऑफिसर पहली स्टेज पे आरओ ही होता है। और आरओ गायब है। अब यहाँ पे इशू ये था कि हर सीट पे हर कैंडिडेट के पास 100% फॉर्म्स 45 थे। इस हफ्ते में हमने ये भी देख लिए थे, मुझे जेयूआई के कैंडिडेट के फॉर्म्स 45 मिल गए, मुझे जमात इस्लामी के कैंडिडेट के फॉर्म्स 45 मिल गए। बल्कि हमें ये भी पता चला कि रिकॉर्ड के लिए एक फॉर्म 45 अब भी रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस में मौजूद है। वो जो फॉर्म 45 था वो मैंने ऑब्टेन करने की कोशिश की, उस वक्त चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट को भी बता के, और फिर उन्होंने मुझे आईजी को रेफ़र किया, आईजी को बता के आईजी ने मुझे सीसीपीओ को रेफ़र किया। सीसीपीओ ने मुझे कहा, ये इशफाक अनवर साहब, कि ऐसे कोई फॉर्म्स पुलिस के पास एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो एसपीज थे वो मुझे वो फॉर्म्स दिखा चुके थे।
ओके। वो मुझे ये भी कह रहे थे कि आप ये फॉर्म ले जा सकते हैं। मैंने कहा मुझे आपके फॉर्म्स ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मुझे वो अटेस्टेड फॉर्म्स ना दें। और मीनवाइल आपके पास अपने फॉर्म 45 अपने मौजूद फॉर्म थे? अभी 4 कॉपीज मौजूद हैं। ठीक है। ठीक है। अब जब आरोज के पास अपील के लिए गए 15 फरवरी को, तो वो एकदम से आरोज अपीयर हुए। आरोज ने जो है वो हमारा अपील सुना। हमने बताया कि यार ये सारे फॉर्म्स हैं, इस वक्त तक उनका रिजल्ट कहीं पब्लिक ही नहीं हुआ। हमने उन्हें कहा कि आप ये रिजल्ट एड अप कैसे हुआ है, आपके पास कोई और फॉर्म्स हैं? तो कोई जवाब जो है वो नहीं मिला। किसी ने वहीं पे वो जो मीटिंग थी वो रिकॉर्ड भी की थी और वो सोशल मीडिया पे मौजूद है कि वो आरो का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है डर के मारे, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है जब मेरा वकील उसको एक एक फॉर्म 45 दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट लिखे तो अब देखें, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि बाकी पाकिस्तान में तो जो रिगिंग हुई थी वो कंट्रोल हो सकती थी, पेशावर में ये सब कुछ एक्सपोज हो सकता था क्योंकि हुकूमत हमारी थी। अब और चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, ये बात सुन लें, सॉरी ये एक बात सुन लें फिर आप बताएं। जब आरोज का रिजल्ट जो है वो, जब आरोज ने अपना वर्डिक्ट दिया 8 सीटों पे, तो मैंने देखा कि 8 के 8 वर्डिक्ट्स जो थे वो फुल स्टॉप, कॉमा, ग्रामेटिकल एरर, पैराग्राफ का सिंटैक्स कहाँ से शुरू होता है नहीं शुरू होता, अंग्रेजी कौन सी लाइन में ठीक है नहीं ठीक, 8 आरोज ने कॉपी पेस्ट नाम बदल के एक ही जो है, बल्कि एक जगह वहां पे लिखा है इंसर्ट कैंडिडेट नेम, एक ही फॉर्म 8 आरोज ने जो है वो दिया। ये सारा जो है आपको मैं एक ब्लैक एंड वाइट 8 आरोज का फैसला एक ही है, वर्ड बाय वर्ड, बाय वर्ड, नाम बदले हैं, सिर्फ नाम बदले, यानी कि एक ही जगह से फैसला बन के आया। फॉन्ट भी नहीं बदला, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला, जहां पे कॉमा गलत जगह लिखा था, जिसने भी गलत अंग्रेजी में लिखा था, और ये वो कॉमा भी गलत फैसले पेशावर के हलकों के, ये 8 फैसले पेशावर के हलकों के, एक बंदे ने पीछे से डिक्टेट किए होंगे ना। यस। हाँ जी। वो मुझे एक चीज बताइए, हाँ। आपके जो पास जो फॉर्म 45 हाँ। थे, जो आपके पोलिंग एजेंट्स ने कलेक्ट किए थे अपने अपने प्रिजाइडिंग अफसर से, हाँ। आपने क्या उन फॉर्म 45 को एएनपी, पीपल्स पार्टी या अगर कोई और भी कैंडिडेट था उनके फॉर्म 45 से क्रॉस मैच किया? जो फिजिकल कॉपीज फॉर्म 45 की मौजूद हैं, 3-4 कॉपीज जो हैं वो मेरे पास जमात इस्लामी की, JUI के कैंडिडेट की, 1-2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, और जो पुलिस ने मुझे दिखाई, जो पुलिस रिकॉर्ड पे अभी भी मौजूद है, वो सारी मेरे से मैच जो करती। आपके पास है। हुआ बाद में एक और चीज़ जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे हल्के में सबसे पहले हुआ था, कि आपको याद है कि किसी मखसूस टाइम पीरियड में इलेक्शन कमीशन ने फिर सरकारी रिजल्ट जो हैं फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। कोई इलेक्शन के महीने 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, मेरे ख्याल में 22-23 फरवरी थी या मार्च का पहला हफ्ता था, शाम को मैं अपना ट्विटर देख रहा हूँ और मुझे किसी ने मैसेज किया कि झगड़ा साहब आपके ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए और उनका हाल देखें। तो मैं वहाँ पे गया, 2-3 लोगों ने जल्दी से जो है वो ट्वीट किया, मैं देख रहा हूँ किसी और हल्के के नहीं है, पता नहीं क्यों कैसे मेरे रिजल्ट्स जो है वो डाल दिया। अब आरओ ने किया क्या है, 66 रिजल्ट हैं, 66 के 66 फॉर्म्स उसने सरकारी अपलोड कर दिए हैं। उसमें 2 फॉर्म्स जो हैं उनमें नजर आ रहा है कि कोई टैंपरिंग नहीं हुई। वो जो 2 फॉर्म्स हैं वो दोनों रिजल्ट मैं जीता हूं और वो फॉर्म्स एग्जैक्टली द सेम है जो मेरे पास है। बाकी जो 64 के 64 फॉर्म्स हैं उनमें एक पैटर्न है और वो आपने देखा भी होगा और मैं आपको वो दिखा भी सकता हूं, मेरे पास अभी सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपको कैमरा पे देखना पड़ेगा। लेकिन वो अगर आप देख लें तो हर एक फॉर्म पे टिपेक्स या ब्लैंको जिसको कहते हैं, वो जो सफ़ेद जो है वो करेक्शन वाला फ्लूइड होता है, वो इस्तेमाल करके ओवरराइटिंग हुई है और साफ नजर आ रहा है ओवरराइटिंग आपके मेरे खाते में। और मेरे साथ ही इत्तेफाक के तौर पे ये जलाल खान साहब का नाम था, सीरियल नंबर 4 और 5 पे सिर्फ इन 2 जो है वो
कॉलम्स में वाइट ओवरराइटिंग उससे वो जिसे कहते हैं ना हम, वो वाइटनर जो होता व्हाइटनर जो होता है वो उसको आप देखिए। फेरा गया रिजल्ट के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर, बिल्कुल जो आपके खाने में जो डिजिट लिखे हुए थे कि इतने इनके वोट हैं, और उन जलाल खान जिनको जितवाया गया या वो जीते वटेवर, जी। उनके उस जगह पे वाइटनर फेरा गया और फिर उसके ऊपर नए सिरे से लिखा गया रिजल्ट। दिस इज व्हाट हैपेंड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और वो आप बार बार जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, या तो अगर हम वाईफाई देख के कर लें, वो मैं हाँ, चेक कर लूंगा, या वो तो आप जो है वो चेक करके आप देख सकते हैं। एक एक फॉर्म पे ऐसे हुए, बल्कि इसमें 2-3 जो नमूने थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तो रिजल्ट पे मेरे वोट तब्दील करके फाइनल कॉलम में एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे मुझे 90 वोट मिले थे और ये जलाल खान को 0 वोट मिले थे। मेरे 93 थे, उसके 0 थे। उसके 60 किए गए, मेरे -33 किए गए, -33। ये दुनिया का वाहिद, ये तो कभी मुशर्रफ ने, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने अपने रेफरेंडम्स में भी नहीं किया कि अपने खिलाफ का वोट मनफी किया हो। यानी कि उन्होंने आपके वोट माइनस कर दिए। हम्म ये वैसे मैंने भी कभी नहीं सुना, मेरे लिए भी to be very honest नया चीज़ है, लेकिन सीखने के लिए नई से नई चीज़ें नई मिलती चीज़ें। रहती हैं इस मुल्क में। दूसरी एक ऐसे फॉर्म था, कि माइनस वोट माइनस आपको वोट पोल पर। हुए। एक ऐसे फॉर्म था जहां पे वो फॉर्म 45, अब ये सारा कुछ पैनिक में किया, बड़े आराम से ये सारे फॉर्म जो हैं वो चेंज हो सकते थे। एक फॉर्म आप देख लें, ये मैं आपको भेज भी दूंगा, जो फॉर्म 45 मेरे हल्के का था ही नहीं। फॉर्म 45 समर बिलोर और मीना खान अफरीदी के हल्के का था। उस पे सारे नाम काट के मेरे हल्के के लोगों के नाम डाल के वहां पे रिजल्ट बनाए गए। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, 2-3 मॉडल्स इस्तेमाल हुए रिगिंग के। मुझे लगता है कि जो मेरा आरओ था अरशद अफरीदी साहब, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी भी थी, नहीं भी थी। अच्छी तो ऐसी थी जैसे कुछ लोगों ने वो काम किया जो नवाज शरीफ के हल्के पे हुआ कि 100 के साथ 0 लगा के 1000 कर दिया, या 100 में 1 के पहले एक और 1 लगा के 1100 कर दिया। वो टर्नआउट्स का बहुत बड़ा इशू डाल दिया। मेरे आरओ ने जहाँ पे रिजल्ट चेंज किया, उसने टर्नआउट वही रखा, सिर्फ मेरे वोट लेके इस दूसरे जनाब को दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पोलिंग स्टेशन पे मेरे 735 वोट हैं, ये जलाल खान साहब के 2 वोट हैं, तो वो मेरे 735 से 400 बना दिया और 2 जमा 335 337 इसे दे दिया। अब इसमें उससे एक गलती हुई जिस पे एक लड़के ने अमेरिका पे एक पीएचडी पेपर लिखा है। रिगिंग का एक टेस्ट होता है जिससे आप बड़ी सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि कोई फौजरी हुई है। इसको कहते हैं 0 डिजिट टेस्ट। आप सोच लें कि अगर आपको मुख्तलिफ जो है वो पोलिंग स्टेशंस पे वोट मिलते हैं, तो अगर वो सैंपल बड़ा हो तो ये नहीं हो सकता कि आपका हर वोटिंग नंबर 1 से एंड हो, यानी 11, 21, 31, 41। अगर एक डिजिट जो है वो 1 से एंड होगा, तो एक 2 से एंड होगा, तो एक 3 से एंड होगा। तो रैंडमली वो जब सैंपल बड़ा हो जाता है तो वो जो आखिरी डिजिट आपका होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा इवन होनी चाहिए। ठीक है। अब उसने ये पेपर ऐसे देखा कि उसने कहा कि तैमूर झगड़ा साहब के जब हमने रिजल्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो बिल्कुल ऐसे ही था। 66 रिजल्ट्स में कुछ 0 से एंड हो रहे थे, कुछ 1 से एंड हो रहे थे, कुछ 2 से एंड हो रहे थे। लेकिन जब वो सरकारी फॉर्म 47 देखे तो 50% रिजल्ट जो थे तैमूर झगड़ा के, उसका वोट 0 में एंड हो रहा था। अब इसकी भी आपको लॉजिक समझ आती है कि जब वो अपने दिमाग में गिनती कर रहा था कि झगड़ा साहब के वोट कम करने हैं, तो अपनी आसानी के लिए उसने 735 को 400 कर दिया, जहाँ पे 413 वोट होंगे 310 कर दिया, जहाँ पे 511 वोट होंगे 120 कर दिया। तो वो बार बार सबकॉन्शियसली राउंड फिगर में। अब वो राउंड फिगर की उसने आरओ का, या जो आरओ को बना के रिजल्ट दे रहा था, उसकी मैथ मेरे जैसी थी, वो थोड़ा अब उसने तो अपनी तरफ से जो है वो सारी एडिशन जो है वो पूरी की थी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी उसने निकाली, यानी कि कितना चांस है कि ये हो सकता है। तो उसने ये प्रोबेबिलिटी निकाल के ये कहा कि तैमूर झगड़ा का कराची से समंदर में डूबना और किसी शार्क का, किसी बड़ी मछली का उसे खाना, इसका चांस ज़्यादा है
1 in 57 बिलियन, और 50% रिजल्ट्स का उनका ज़ीरो में एंड होने का चांस जो है वो कम है, क्योंकि वो 1 in a ट्रिलियन यानी 1 in 1000 अरब में से एक चांस है कि ये रिजल्ट हो। अब ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, हर रिजल्ट की ओवरराइटिंग वेबसाइट पे। और इसके बाद एक और चीज़ भी हुई, इलेक्शन के 4-5 हफ्ते बाद मुझे डाक में एक लिफाफा मिला, उस लिफाफे में एक सील्ड फॉर्म 45 भी मिला जो मेरे पास आज भी मौजूद है। लिफाफा खाकी रंग का तो नहीं था? नहीं, लिफाफा जो है वो TCS का था। TCS के लिफाफा यानी लगता है किसी को, क्योंकि वो जो सील्ड फॉर्म 45 है उसमें उस पे गंद के जो है वो लगता है कि वो किसी ने गंद में फेंका हुआ है और वो किसी ने उठा के मुझे TCS कर दिया, किसी को मिला अब कूड़े के देखें ढेर ये पे। सारा सबूत एक हल्के पे, और इसी तरह का सबूत जो है वो पेशावर के और हलकों पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार हाईलाइट होने दिया नहीं जाता। मिसाल के तौर पे जो मेरा आबाई हलका है, जहाँ से हमने एक वकील शहाब जो है वो चमकनी को खड़ा किया था, उसके फॉर्म 45 के असली रिजल्ट और सरकारी फॉर्म 46 का वोट काउंट मैच करता है, लेकिन जो फॉर्म 47 वाला रिजल्ट है, जो सरकारी रिजल्ट है, उसमें टर्नआउट जो है वो डबल हुआ है। मतलब सरकारी रिजल्ट और जो सरकारी फॉर्म 46 है जिसमें टर्नआउट है वो मैच नहीं करता। इसी तरह एक और हमारे MPA थे आसिम खान साहब, उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, उनके जो है वो ऐसे एक हल्का है, उनकी MNA कैंडिडेट शानदाना गुलजार थी, ऐसे पोलिंग एक दो पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे पोलिंग हुई नहीं है। आप शानदाना गुलजार का रिजल्ट देख लें, वहाँ पे 0 वोट कास्ट, लेकिन आसिम खान के रिजल्ट पे 100% पोलिंग हुई है और वो 100% उनके मुखालिफ को पड़ी है। एक और हमारे MPA अरबाब जानदाद साहब, उनके 10 या 11 पोलिंग स्टेशंस पे टर्नआउट 200% है, 150% है। और ये आपने देखा है, ये लाहौर में देखा है, या आपने पिंडी में देखा है, या आपने कराची में देखा है। पेशावर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और अभी भी है, और मेरा ये मानना है कि आगे पीछे एक्सपोज होगा। मुझे बहुत से सीनियर ऑफिसर्स ने भी कहा कि जिन जिन ने ये किया है, इट डजंट मैटर कि किसने करवाया है, कि जिस जिसके साइन है, जो ROs हैं, जो DROs हैं, ये एक लटकती हुई तलवार है जिससे वो भाग नहीं सकते। और उसका एक मिसाल ये एक तो वो सिविल सर्वेंट्स है और दूसरा वो देखिए ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जी। और एक और चीज़ है असद, आप अक्सर पूछा जाता है कि 2024 से पहले भी रिगिंग हुई है, 2018 में रिगिंग हुई है, 2013 में हुई। ये रिगिंग का सिलसिला तो पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस तक जाता है। मैंने एक्चुअली देखा है ये काम मेरे दादा के साथ 1951 के इलेक्शंस में हुआ है, जहाँ इस टाइप की रिगिंग जो है, जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शंस थे, वो हुआ। लेकिन आप देखिए कि कभी पहले इस डिटेल के साथ रिगिंग का रिकॉर्ड नहीं छोड़ा गया। इसलिए तो मैं कोई साल बाद, जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पे एक्शन नहीं ले रही थी, मैं एंटी करप्शन के पास गया। जब मैंने ये देखा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी इंसाफ की तवक्को करना बेमानी है, लेकिन ये स्ट्रगल करना ज़रूरी है, मैं एंटी करप्शन के पास गया कि इलेक्शन का रिजल्ट छोड़ें, ये मुझे बताएं कि जब एक एक बंदे के नाम पे 2-2 फॉर्म साइंड हैं तो ये है फॉर्जरी, और इसकी इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन की करते हुए बंद। अच्छा, आपको मुझे ये ज़रा बताइए, पहले आइडिया आया कहाँ से कि इसको एंटी करप्शन में लेके जाना है? लाइक दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैंने नहीं देखा किसी को ये आइडिया लाइक एक्सप्लोर करते हुए कि हम ट्रिब्यूनल तो नहीं इंसाफ देंगे तो हम। यार दो चीज़ें, एक तो ये कि मेरे ख्याल में जो है वो ऐसे अगर कोई जुर्म हो जाए ना, तो इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। हम एक बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक कौम बन चुके हैं, एज इन हर चीज़ को बस मान लेते हैं। इसलिए तो ये कौम जो है वो ठीक नहीं होती। आपके और मेरे सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, आप मेरी ज़रूर नहीं है हर काम से एग्री करें, आपने मेरे पे तनकीद भी की है माजी में, लेकिन हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो लोग इस मुल्क में किसी असूल पे खड़े हों और फिर हम अपना इख्तलाफ जो हैं वो इशूज़ पे करते जाएं।
फिर तो एक चीज़ तो मैंने ये जो है वो बीच में देखी कि यार चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ जहाँ पे बंदा जो है वो पुश कर सकता है सिस्टम को, क्योंकि मैं कोई ये लीगल काम तो नहीं कर रहा। या तो हम मान जाएं कि 25,000 और 1600 वोट जो हैं वो बराबर हैं, बल्कि बराबर नहीं, 1600 25,000 से ज़्यादा हैं, तो ठीक है। अगर मान जाएं तो फिर मैंने तो कम से कम सियासत नहीं करनी, और अगर नहीं माने तो फिर इवन द रिजल्ट डजंट मैटर, द स्ट्रगल मैटर्स। इसमें अफसोस के साथ हुआ ये कि जहाँ पे अगर ये असूल पे डटे रहने का जो एक प्रिंसिपल था ना, ये गंडापुर साहब की हुकूमत इस पे जो है वो स्टैंड लेती, तो शायद फिर ये काम नहीं करना पड़ता। वो खुद भी जो है वो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से पूछ सकते थे, उनको बताया था कि आप बताएं कि आपके नाम 2 फॉर्म 45 क्यों दस्तखत है। आई एम श्योर कि ये सारे टीचर्स की बात स्कूल कर रहे हैं। टीचर जो है प्रिजाइडिंग कोई ऑफिसर जो सरकारी अफसर गलत गवाही ना देता, क्योंकि उसे पता है ना कि 3-3, 4-4 जो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं वो कहाँ पे पॉइंट करता है। उसे ये नहीं पता कि डब्बों में प्रिसाइसली वो रिगिंग हुई है जो आरओ ने कही है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता था, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। मेरे ख्याल में वो जो DRO है आफाक वज़ीर, जो कि बहुत से गवाह मौजूद हैं कि वो 4 घंटे 5 घंटे वहाँ काउंटिंग रूम में एज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंट इलेक्शन वहाँ पे वो छुपा हुआ था कि ही शुड नॉट बी इन अ जॉब। ये कल फेडरल सेक्रेटरी बनेगा, ये कल सेक्रेटरी फाइनेंस बनेगा, ये जो है वो मतलब क्या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखेगा, हेल्थ सिस्टम देखेगा। अगर इतनी दयानतदारी नहीं है कि एक इलेक्शन में वो ये इंटेग्रिटी दिखा सके, तो क्या जो है वो इसे हक बनता है कि टैक्स पेयर के पैसों से जो है ये पाकिस्तान के एक्चुअल पॉलिसी मेकर्स बने। ठीक है, इसी तरह वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अबेटमेंट की, या वो और लोग जो कि ये समझते हैं कि जो है वो इलेक्शन का रिज़ल्ट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक तो वो स्ट्रगल करना ज़रूरी है। दूसरा हुआ ये कि उल्टा हेल्प करने के बजाय, क्योंकि हुकूमत ने कोई स्टैंड नहीं लिया, जो इंक्वायरी वो ऑर्डर कर सकते थे, अगर हाई कोर्ट नहीं करना चाहता था तो इंक्वायरीज एक्ट के तहत हो सकता था, वो पता चल गया कि बहाने बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने भी 4-5 बार कहा, तो देन इट फेल्ट लाइक एन इंडिविजुअल स्ट्रगल। और बहुत से कैंडिडेट्स भी जो थे वो चीफ मिनिस्टर को देख के फिर फ्रंट फुट पे नहीं आते। मुझे ये आइडिया ऐसे आया कि जब मैं ज़्यादा बोलने लगा और जब मेरी तारीफ़ खान साहब ने की और मेरा नाम उन्होंने लिया कि इनको कैबिनेट में डालें, और ये एक और बहस है, मैं हालांकि नहीं जाना चाहता था। मुझे उसी दिन फ़ोन कॉल आ गया कि जी आपके पीछे नैब और एंटी करप्शन को फ़ोन्स हुए हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई केसेस खोलें। ठीक है, वो बात जो है वो पब्लिकली भी जो है वो हो गई। जब मैं कुछ हफ्ते अमेरिका गया था, अमेरिका से वापस आ रहा था, अब हालात और रिलेशनशिप सूबाई की हुकूमत के साथ भी ऐसे थी कि मैंने अपने वकील को कहा, और उन दिनों वो एक JIT इंक्वायरी भी चल रही थी वो ट्वीट्स के हवाले से, कि जिसने जो है वो इमरान खान की ट्वीट्स की उनको जो है वो उनके एक खबर चली थी कि उनके अरेस्ट वारंट निकले। तो मैंने अपने वकील को कहा कि यार ज़रा 19A की पिटिशन एक कर दें कि मेरे अगेंस्ट कौन से केसेस हैं। उसमें पता चला कि मेरे अगेंस्ट एंटी करप्शन की 2 इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऐसे थी जिसका कुछ खुलासा ये था कि एक कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे एक इदारा आता है, हेल्थ केयर कमीशन, उसमें कोई एम्प्लॉई थे बदर मुनीर, फिल्म स्टार नहीं, हालांकि जो ये इवेंट्स हैं ये उसी टाइप के फ़िल्मों से मिलते हैं। बदर मुनीर साहब ने शाही मेहमान खाने में कोई खातून थी सीमा के साथ, उनके साथ उनका कोई मसला हुआ था, कुछ वहाँ पे हैंकी पैंकी हुई थी। और अब मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो जो ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट पॉर्न की स्टोरी है, मैं कह इसका मेरे साथ ताल्लुक़ क्या है?
तो मैंने जब बाद में पूछा और मैंने वो इंक्वायरी पब्लिक की कि यार ये जो है वो अपनी एंटी करप्शन अपने लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। एक्चुअली मुझे वहां से आइडिया आया, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और उनके ही एक एक्स मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। नहीं, इंक्वायरी इस चीज़ की कर रही है कि बदर मुनीर ने शाही मेहमान खाने में कमरा 9 में सीमा के साथ क्या किया या क्या नहीं किया। मैंने ना बदर मुनीर को देखा है, ना सीमा को देखा है, ना शाही मेहमान खाने में कमरा नंबर 9 को तो फौजदारी मुकदमा बनता था, एंटी करप्शन का कैसे? यार मेरे ख्याल में तो ये मुकदमा बनता भी नहीं था। उनकी अपनी जिंदगी है, वो जो करें ना करें मुझे नहीं पता। अगर किसी की एक की तरफ से दोनों फ्रीकैन में से किसी एक की तरफ से एंटी करप्शन का क्या, हाँ एंटी करप्शन यहाँ पे कहाँ से आ गया? अब ये 18 महीनों से ये जो है वो कंप्लेंट चल रही है। तो मैंने कहा ये बंद क्यों नहीं हुई, क्योंकि एंटी करप्शन का कानून कहता है कि महीने में बंद होती है। उन्होंने कहा कि हम जी हर इंक्वायरी खुली रखते हैं। तो वहां से ख्याल आया कि यार जब आप ये देख सकते हैं तो जो आपका काम है, आप इलेक्शन की रिगिंग भी देखें। इससे पहले मुझे एंटी करप्शन से एक पूरा एंटी करप्शन से इनडायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उसमें मुझे इन्होंने कोई 24 सवाल भेजे थे। वो सवाल देख के भी जो है काफ़ी गुस्सा आया था। मैंने उसके भी पब्लिकली जवाब दिए थे। तो ये जो 2-3 बार काम हुए थे, उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को उनके काम पे लगा देते हैं, जो है कि एक्चुअली करप्शन देखना। और इस इंक्वायरी के नतीजे में क्या हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन 600 दिन सोई थी, सबसे पहले तो एंटी करप्शन ने 2 हलकों पे, मेरे हलके पे और कामरान बंगश के हलके पे 5-5 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया। मेरे ख्याल में उनको सबको एक साथ बुलाना चाहिए था। उनको बुलाने के बाद ख़बर ये आई कि उन सब पे बड़ा प्रेशर आया कि आप इस इंक्वायरी के सामने ना अपेयर हों। मेरे हलके प्रेशर कहाँ से आया था? ये मैं पेशावर के जर्नलिस्ट हैं फ़हीम, उनकी स्टोरी है जो पेशावर के तकरीबन सारी मीडिया ने कंफर्म किया है। उनसे पूछ लें। बाकी प्रेशर कहाँ से आता है आपको पता है, नहीं आपको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है जी। जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आया था कि आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दें, ठीक है, जो सच सुनना नहीं चाहता या जहाँ पे सच हुआ है वो सिविलियन का प्रेशर नहीं था। अच्छा सर, आगे। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा तो 2 खवातीन वहाँ पे अपीयर हुई और उन्होंने अपनी रिटन स्टेटमेंट्स दी। 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपीयर हुई, जिसमें फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, जिसमें एक वो भी हैं जिन्होंने कहा है कि मेरे हलके में सरकारी रिजल्ट में तैमूर जगड़ा को -33 वोट जो दिए वो मैंने नहीं दिए। मैंने तैमूर जगड़ा ये उस फॉर्म 45 की जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी जिसमें -33 थे। और उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है जो रिजल्ट तैमूर जगड़ा के हाथ में, क्योंकि मैंने हर पोलिंग स्टेशन के दोनों फॉर्म्स एंटी करप्शन में जमा कर दिए थे कि यहाँ पे तो एक सरकारी अफसर ने मुबैना तौर पे 2-2 फॉर्म्स पे साइन किया हुआ है। आप उनसे बुलाएं और उन्हें ये कहें कि क्या उन्होंने 2 फॉर्म साइन किए, क्योंकि अगर उन्होंने दोनों मुख्तलिफ हैं, हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने 2 मुख्तलिफ कागज़ पे साइन किया है तो उन्होंने फौजरी की है जो करप्शन में आती है। और अगर उन्होंने नहीं किए और किसी और ने किए तो फिर आरओ पे फौजरी का केस बनता है। तो इन दोनों आरओज ने तो ये बता दिया कि जो फॉर्ज्ड फॉर्म्स थे वो असली नहीं थे, इनके दस्तखत नहीं है। इंटरेस्टिंगली जैसे ये हुआ, जो इलेक्शन कमीशन 600 दिन सोया हुआ है, विद इन आवर्स, घंटों के अंदर जो इन्होंने ये टेस्टिमनी दी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 22 ग्रेड के अफसर जो कि इलेक्शन के वक्त बीमार भी हुए थे, अगर आपको याद है, उमर हमीद खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा कि ये इंक्वायरी बंद की जाए क्योंकि तैमूर जगड़ा के कंप्लेंट्स तो हम देख रहे हैं। भाई 600 दिन में तो आपने मेंटेनेबिलिटी का फैसला भी नहीं किया। एक बार जब 300 दिन बाद मेंटेनेबिलिटी की हेयरिंग हुई तो जो हाई कोर्ट के जज थे उन पे किसी एक कैंडिडेट ने कंप्लेन की, उन्होंने 6 के 6 अपने केसेस, मेरे इंक्लूडेड, वापस कर दिए। जो अपोजिशन के वकील थे उनको जो है वो जज बना दिया गया। जो दूसरे जज थे जो बाकी केसेस सुन रहे थे पेशावर हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जो रिटायर्ड जज आपने लगा दिए 6 महीने में तो उन्हें सिर्फ जगह मिली है। और अभी जब इतना शोर करके, क्योंकि मैं हर हेयरिंग पे खुद जाता हूँ,
हर हेयरिंग की रिपोर्ट खुद प्रेस में देता हूँ। दोबारा जब मेंटेनेबिलिटी की हेयरिंग करा दी, कोई 15-16 हेयरिंग्स ओवरऑल हो गई, तो उसके बाद भी 1 अक्टूबर को आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, 15 अक्टूबर को रिज़ल्ट देना था, जज साहब बीमार थे, 27 अक्टूबर की दोबारा जो है वो डेट मिल गई, कल यानी आज 28 है, कल 27 को जो है वो दोबारा डेट मिल गई, जज साहब दोबारा से बीमार थे। 17 नवंबर को जो है वो स्टाफ ने अभी दोबारा डेट दी है, हालांकि कल जज साहब बीमार थे, मैंने सुना है कि आज उन्होंने अपने केस सुने। आज एग्जैक्टली 630 दिन हुए। 630 दिन के बाद अगर ये इतना सारा सबूत मैंने आपको दिया है, इफ दिस इज नॉट वर्दी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, तो मेरे ख्याल में एक आंधे को भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे क्या यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन आई थिंक हमें एक प्रिंसिपल सेट करना है कि ठीक है, आप हम पे तनकीद करें, हमने जो काम गलत किया है या जो आपके ख्याल में गलत किया, यहाँ तो आपने काम गलत किया है, या आप मान लें, और अगर नहीं मान लें, रैप अप दिस सिस्टम। लेकिन हमें इसके लिए लड़ना तो चाहिए ना। मुझे अब ज़रा इससे एक स्टेप आगे आते हैं। अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं ये कर रहे थे जो जद्दोजहद आप लोग कर रहे थे अपने रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि तमाम महकमे उनके अंडर आते थे, ही वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और आपसे अली अमीन गंडापुर साहब को क्या मसला था? उन्होंने तो आपके खिलाफ इतने सख्त बयान भी दिए और आपके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरीज, और ये क्या क्या ऐसा मसला था आपका? ना तो कोई डेरा इस्माइल खान के थे आप, कि आपका कोई उधर इलाकाई कोई झगड़ा था, क्या था आखिर? इलेक्शन के दिन तक तो एक्चुअली वी वर गुड फ्रेंड्स, बल्कि उनके भाई फैसल के साथ तो तकरीबन हर रोज़ फ़ोन पे इन डेप्थ बात भी हुई थी 8 फरवरी के इलेक्शन तक। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि उन्होंने मुझे इलेक्शन से कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास जो है वो झंडे फ्लैग्स पीटीआई के शॉर्ट हैं, मैंने उनको अपने स्टॉक में से भेजे भी थे, जो है वो पीटीआई के फ्लैग, क्योंकि मुझे लगता था कि हमने थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो आज़ादी ले ली है, और अली जो है वो चूँकि वहाँ पे अंडरग्राउंड है, ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो हेल्प करनी चाहिए। इलेक्शन के बाद ये सेंस हुआ कि समथिंग इज़ नॉट राइट। क्या सेंस हुआ? देखिए, एक तो जो लोग सीएम हाउस जाने लगे, उन्होंने मुझे जो है वो ये कहा कि अली साहब की आपके बारे में अच्छी राय नहीं है। एक बंदा कहता है, 2 बंदे कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, 5 कहते हैं, यू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। और ये मुख्तलिफ लोग थे, सीनियर लोग थे। फिर उसके बाद जब इलेक्शन के बाद पहली बार इमरान खान साहब से मिलने गए, और मुझे याद है कि मैं उमर अयूब खान साहब के साथ गया था, और वहाँ पे और गवाह मौजूद हैं, रऊफ़ हसन साहब थे, मुश्ताक गनी साहब थे, कमल शौज़ब साहिबा थी। उमर ख़ान और मेरी जो गाड़ी में बात हो रही थी, मैंने उमर ख़ान को कहा, और ये आप उनके साथ कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी सीट जो है गई है, और मुझे मुनासिब नहीं लगता। मुझे पता है कि शायद ख़ान साहब जो है वो गवर्नमेंट में किसी रोल की बात करें। मेरे जो 4-5 साल गवर्नमेंट में हुए हैं, जो काम मैंने किया, आई वांट टू फोकस ऑन माय सीट। मैं अपनी गवर्नमेंट को इनफॉर्मली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और जो मेरा 5-6 साल का सियासत पे ख़र्चा हुआ है, चूँकि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं मैकेंसी में पार्टनर रहा हूँ, अभी जो है वो 5-6 साल का गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस हो गया, मैं 1-2 साल जो है वो पार्ट टाइम काम करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर कर दूँगा, क्योंकि सियासत में पैसा जो है वो बहुत लगता है। मुझे याद है उमर ख़ान के अल्फाज ये थे कि आप तैमूर ख़ान, सियासत में आपको जब स्पेस मिल जाए तो आपने खाली जो है वो नहीं छोड़ना। जब हम ख़ान साहब के पास गए तो ख़ान साहब ने एक्चुअली जो है वो हमें मीटिंग के बाद साइड पे बुला के उस वक्त मुझे कहा कि
और उमर को भी साथ बुला के कि उमर तैमूर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है इस गवर्नमेंट में। अब बाहर आके मैंने उमर ख़ान को यही कहा कि उमर ख़ान वही हुआ जो मैंने आपको कहा था, एंड आई डोंट फील गुड अबाउट दिस, लेकिन इमरान खान ने कहा है तो आई डोंट नो, ना भी नहीं कहा जा सकता। ये बात बाय द वे उस दिन पहले से उस दिन खान की कोर्ट हेयरिंग थी, पहले से पब्लिकली हुई थी। ये बात फिर उमर भाई ने अली को जो है वो बताई, फ़ोन पे सामने ही बताई। हम जेल के बाद वापसी में वो जो रास्ते में वो जो एक सिनेमा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एक पापा सैलिस रेस्टोरेंट भी है जी जी पिंडी में, वहाँ पे बैठ के उन्होंने अली को फ़ोन किया, अयूब पार्क वाला, जी जी वहाँ पे अली को फ़ोन किया। अली का रिएक्शन कुछ ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो नहीं था। खैर, लेकिन उन्होंने मुझे ये मैसेज भी भेजा दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माई टीम। मैं फिर उसके बाद कोई हफ्ता डेढ़ फिर से कैबिनेट नहीं बनी थी, ये बातें दोबारा शुरू हो गई जो वहाँ पे जाता था, क्योंकि मैंने तब भी और अभी भी कोशिश करता हूँ कि जो है वो अगर किसी को आपके हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उनके साथ एंगेज करें। वैसे वो खुशामदी के लिए जो है वो चीफ़ मिनिस्टर हाउस के चक्कर ना काटा करें। तो मैं वो बातें सुनता था और लोगों को कहते थे यार अगर अली ने मुझे लेना है तो ले ले, नहीं लेना तो ही इज़ द चीफ़ मिनिस्टर, उसकी मर्ज़ी होनी भी चाहिए। अगर वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, एक चीज़ का मुझे एतराज़ होता था और वो चीज़ ये थी कि आप जो सुनने में आ रहा था कि वो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 साल कितनी एफर्ट की थी और कितना कॉस्ट था मुझे पॉलिटिक्स में रहने का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी और कितना पैसा भी जो है वो खर्च हुआ था। तो उसके बाद जब जिस दिन अली ख़ान से मिलने गया तो मेरे एक कॉलीग ने मुझे बताया कि उनके पास कंफर्म्ड न्यूज़ है कि अली ने ख़ान को तकरीबन घंटा आपके बारे में बात की है। मुझे मेरे एक और कॉलीग ने भी कहा कि उनकी भी उस दिन मीटिंग हो रही थी, तो उनको भी उन्होंने कहा कि आपने तैमूर जब ख़ान से मिलना है तो तैमूर के बारे में ये बात करनी है, नेगेटिव बात करनी है। जब ये बात हुई और जिसने मुझे जो डिटेल्स दी वो अनडिनाइबल थी, बल्कि वो मुझे बाद में ख़ान साहब ने भी जब दूसरी मुलाकात हमारी हुई थी, उन्होंने उमर को उस दूसरी मुलाकात में कहा था कि उमर मुझे नहीं पता कि अली ने तैमूर के बारे में ये इल्ज़ामात क्यों लगाए थे, ये आप क्लियर कर दें। मैं वो मुलाकात के बाद अली के पास चला गया था कि अली खान, मैंने तो आपको ख़ुद बताया था कि मुझे कैबिनेट में होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे एक गिला है कि आपने जो मेरे बारे में इल्ज़ामात लगाए हैं वो काम आपने गलत किया है। मुझे अली ने कहा कि मैंने नहीं लगाए, ख़ान साहब ने कहा है। अब ये बात गोल गोल जाती थी, मुझे पता था अनफॉर्चुनेटली ये सियासत है। क्यों किया ये, मतलब क्यों किया है आप शायद गेस कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू, बनता नहीं है कि मैं इसका जवाब दूँ, लेकिन ये काम बाद में भी हुआ। 6-8 महीने बाद दोबारा जो है वो मुझे सलमान राजा, शिबली फराज, उमर अयूब जो हमारे लॉयर्स जाते थे, जब हुकूमत की कारकर्दगी पे सवाल उठते थे तो ख़ान साहब ने एक दिन, उसी दिन जिस दिन उन्होंने अली अमीन को सूबाई सदारत से हटाया था और जुनैद अकबर को लगाया था, उन्होंने कहा था कि अली तैमूर और कामरान बंगश को कैबिनेट में ले। यहाँ पे भी मुझे जब सलमान राजा ने फ़ोन किया, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा सलमान ये बात अली को पसंद नहीं आएगी, एंड आई ऑलरेडी सेड कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप लोग मुझे इस लड़ाई में फंसा देंगे, मेरा फोकस फ़िलहाल जो है वो पार्टी को हेल्प करने का है। एक कैबिनेट रोल लेके जो है वो मैं क्या हासिल कर दूँगा अगर मेरे पास अपनी मर्ज़ी का इख्तियार ना हो, या आई एम अनकम्फर्टेबल इन द गवर्नमेंट। बहरहाल अगर इमरान खान कहते हैं, जब भी वो कहते हैं, मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचा दें, लेकिन मैं कोई इंटरेस्ट जो है वो ज़ाती तौर पे नहीं है। वहाँ से फिर बात दोबारा शुरू हुई कि आपके ऊपर जो है वो नैब को फ़ोन्स हुए हैं, एंटी करप्शन को फ़ोन्स हुए हैं। ये बात जब ख़ान साहब ने 3-4 बार कही, तो उसके बाद मेरे ख्याल में जब अली अमीन गए तो उन्होंने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनवाई
और उस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को लगवाया कि जी ये जो है वो नए कैंडिडेट्स का जो है वो कोई छानबीन करे। अब उनसे बात जब हो रही थी, इनफैक्ट मुझे उन दिनों अलीमा ख़ान साहिबा का फ़ोन आया, कभी मैंने उनसे पहले बात भी नहीं की थी, कि ख़ान साहब ये कह रहे हैं इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हिज वर्ड्स आर नॉट डिफाइड, कि उनकी बात पे अमल हो। उन्होंने भी कहा बीबी मैं बाहर हूँ पाकिस्तान से, मैं उन दिनों कतर गया था, और हम क्यों ये मसला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा आप मुसद्दिक अब्बासी साहब के साथ बात करें। मुसद्दिक अब्बासी को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा बहुत टाइम है, फिर उनको शायद दोबारा मैसेज मिला, फिर 2-3 दिन बाद, मुझे याद है रमज़ान के 1-2 दिन के बाद इन्होंने मुझे 5-6 फ़ोन 5-6 मिनट में किए थे। मैं एक ट्रेनिंग सेशन में था, एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन पे। जब मैं वहाँ से निकला मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आपसे ये बात करनी है। मैंने कहा ठीक है मुझे 5-10 मिनट दे दें, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। वहाँ उनके साथ ये शाह फरमान साहब और काजी अनवर, जो इन्होंने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, उन्होंने बात की कि जी ये आपका ये इंटरव्यू लेना है। तो उनको भी मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि देखें, नंबर 1 आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ मिनिस्ट्री। नंबर 2 मैं आपके साथ बात इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान ने जो है वो कहा है, एंड एज टीम प्लेयर्स हम सब ने उनके साथ जो है वो उनकी लाइफ आसान बनानी है, मुश्किल नहीं बनानी। नंबर 3 मैंने ये कहा मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर खुश जो हैं वो नहीं है, मुझे ये भी अंदाज़ा है और बहुत लोग बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हाउस से बहुत से मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और अगर ऐसे है, अगर आप एज अ सीनियर पार्टी मेंबर आप मेरे से सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन मैं भी फिर ये हक रखता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर के बारे में या किसी और के बारे में आपको सवाल करूँ, वो भी आप फॉलो अप करेंगे। वो शायद ज़रा बैकफुट पे गए, उन्होंने मुझे 23-24 सवाल फिर इन राइटिंग भेजे फ़ोन पे बात करने बाकी के मिनिस्टर्स बाय द वे इसी तरह इंटरव्यू देके बजाय। बने ये थे मुझे नहीं पता, जो किसी बाद कमेटी में को, उन्होंने किसी और को ये सवालनामा तो शायद इस तरीके से ना भेजा हो, और लेकिन जब कोई बाद में कमेटी उन्होंने थी जिसने बाकी मिनिस्टर्स को इंटरव्यू किया हुआ था पहले मिनिस्टर बनने से पहले? इससे पहले नहीं किया था। जब मैंने इस सवालनामे के जवाब पब्लिक किए उसके बाद इन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के तौर पे करना चाहते हैं। लेकिन वो सवाल देख के पहले तो मुझे गुस्सा आया, फिर अफसोस आया, और फिर उसके बाद मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इट वाज क्लियर कि एक बंदे ने जहाँ जहाँ पे ये केस बनने की कोशिश होती है उन सब जगह फ़ोन किया था, शायद अपनी ऑफिस को अब्यूज़ करते हुए, और वो सारी मुझे एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज दी थी, जिनको पढ़ के मैं एक्चुअली बड़ा खुश हो गया कि ये पहली बार मैं अभी दुनिया को दिखा सकता हूँ कि जब आपके पीछे कैंपेन्स चलते हैं तो किस किस्म के भोंडे इल्ज़ामात के होते हैं। मिसाल के तौर पे बात सारी करप्शन की, वहाँ पे सवाल ऐसे थे कि आपके वक्त में पोलियो के केसेस क्यों बड़े ज़्यादा थे। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जवाब दिया कि यार जब मुझे पहले तो मुझे नहीं पता कि इसका करप्शन से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो पोलियो के केसेस 90 थे, और 2 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद साल है तारीख़ में जिसमें 0 हो गए, और 24 केसेस तो आज भी हैं। तो आपने आज वालों से ये सवाल पूछा है? या ऐसे सवाल था एक कि आप हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ क्यों थे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? या ये सवाल तो आपको इमरान खान से या महमूद खान से करना चाहिए। बहरहाल अभी भी चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो 10-12 मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो इस टाइप के सवाल, एक था कि मुझे मतलब हंसी कि कराची में कोई कॉन्डम्स थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, यूनिसेफ ने डोनेट किए थे, वो ख़राब हुए थे। क्या मैं कराची एयरपोर्ट पे कोई वेयर हाउस मैनेजर या स्टोरमैन तो नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, तो मैं आपको क्या जवाब जो है वो दूँ। एंड में मैंने ये ज़रूर कह दिया था कि अगर आपको कोई तकलीफ़ थी मुझे कह देते, मैं ख़ुद आ जाता। मैंने इससे पहले 2 बार ये मुसद्दिक अब्बासी को फ़ोन किया था कि चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपके पास मेरे अगेंस्ट बड़ा सबूत है, और अगर है तो आप ये जो साल चुप रहे हैं ये यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर चेयर, क्योंकि ये जो है वो रूमर्स में और उसमें आता है। मुझे बुलाएं, मुझे चार्ज करें, ठीक है, या नाम क्लियर करें,
और उनको भी मैंने कहा था कि ये काम तब से शुरू हुआ है जब से मेरा नाम कैबिनेट की एक सीट के लिए लिया जाता है जिसके लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपना नाम साफ रखने में है। तो जब ये सारे सवाल आए, मैं बाहर था, मैं अमेरिका जा रहा था, मैंने कोई 35 पेज के जवाब लिख के जब अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर साहब ने टीवी पे ये कहा कि तैमूर झगड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और उससे 3-4 दिन पहले हमारे पार्टी के एक और जो है वो क्या कहें, बड़े एक शाइनिंग लाइट होते थे, शेर अफजल मरवत, उन्होंने जब इसी सवाल नामे से सेलेक्टेड सवाल जो है वो पब्लिकली जो है वो उठा के टीवी पे उठाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने वो सारे जवाब पब्लिक किए और आप अभी भी उसको देख लें। मैं आपको ऐसा चैलेंज करता हूँ, इस सवाल नामे पे एक शो कर लें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि लोगों पे गलत करप्शन के इल्ज़ाम भी कैसे बनाते हैं, और अगर कोई बंदा साफ हो तो वो एक एक सवाल का जवाब कैसे दे सकता है। बहरहाल मैंने वो सारे सवाल और जवाब पब्लिक किए, और मैं ढूंढता रहता हूँ जर्नलिस्ट्स को कि मुझे वो सवाल आप करें, और जर्नलिस्ट नहीं इंटरेस्टेड होते। तो मैं अली अमीन साहब का और मुसद्दिक अब्बासी साहब का और इस इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इफ़ेक्टिवली उन्होंने मेरा नाम पब्लिक परसेप्शन में क्लियर कर दिया, आपको मौका देके उन सवालों मौका का देके। लेकिन बंदे को ये भूलता नहीं है क्यों ये सारा कुछ उन्होंने किया। आई डोंट, देखें, वैसे मैं एक बात पूछ, सिर्फ मेरे साथ तो नहीं किया ना, आतिफ खान साहब पे केसेस बनाए, शकील खान साहब जो हमारे इनके कैबिनेट में एक सीनियर फिगर थे जिन्होंने इतराज़ उठाया था जब हमारी काबीना शुरू के दिनों में कोर कमांडर हाउस गई थी, तो उनके अगेंस्ट ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी हुई। जब बाबर सलीम स्वाति जो स्पीकर थे, उनके चीफ मिनिस्टर हाउस के साथ ताल्लुकात ख़राब होते थे, तो यही जो है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है वो उनके अगेंस्ट शुरू हो जाती थी। तो एक ट्रेंड था जो कि अफसोसनाक था, उससे यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि क्या हो रहा था। मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले आप लोगों को आइडिया था कि अली मीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे? कहीं अंडर डिस्कशन या अंडर कंसिडरेशन थे? देखिए, पार्टी की बात कर रहा हूँ। इस पे ज़्यादा बात जो है वो नहीं, ऑफिशियल फोरम्स पे जो है वो बात नहीं हुई थी। ये ज़रूर था कि हमारे जो 2-3 सीनियर्स थे, शाहराम तरकई, आतिफ खान, असद कैसर, वो बड़े अपसेट थे जब उनको जो है वो सूबाई टिकट्स नहीं मिले थे। अगर आप 4-5 सीनियर लोग जो है वो देख लें, अगर आप फिर देख लें बाकी जो सीनियर फिगर्स थे पिछली गवर्नमेंट में, उसमें मैं रह गया था, कामरान बंगश रह गए थे, 1-2 और थे, हम अपनी सीट्स जो हैं वो हार गए। लेकिन एक चीज़ जो है वो आई एम वेरी प्राउड कि हमने की। 9 मई के बाद बहुत सा प्रेशर आया, इनडायरेक्ट था, किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि डायरेक्टली फ़ोन करे। इस बात का प्रेशर आया कि आपके ऊपर जो है वो पेशावर की सारी कार्रवाई जो है वो आप पे जो है वो आपके कॉलीग्स डाल रहे हैं, कि आपका नाम मिलिट्री ट्रायल्स में डाला गया, कि आपका जो है वो नाम अनफॉरगिवेबल्स में, और उसका हवाला दिया जाता था जो उससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी वो IMF के ख़त की, जिसको कहा जाता है IMF का ख़त, जो कि अगर आप कभी उठा लें तो वो लिखा गया था मिफ्ता इस्माइल को। anyway, that's a separate story। लेकिन वो प्रेशर बर्दाश्त करके और फिर उसके बाद ये असूली फ़ैसला लेके अक्टूबर में मैंने, अरबाब शेर अली ने, कामरान बंगश ने, हमने पेशावर के MPAs और MNAs को कलेक्ट कर दिया था। उस वक्त आपको याद है कि 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, और हमने कहा था कि रिस्क लेते हैं, पब्लिक में आते हैं, कोर्ट को सरेंडर करते हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम के नीचे बड़ी रेजिस्टेंस भी दिखा रहा था, और हमें कोर्ट से बेल मिल गई 5 अक्टूबर 2023 को। तो वहाँ से हम, मेरे ख्याल में जो लोग सारा ये केयर टेकर निज़ाम मैनेज कर रहे थे, उनके मज़ीद बैड बुक्स में आ गए। तो वहाँ
से शायद हमने उनको और भी नाराज़ किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पब्लिक में आ गए। उसके 2 हफ्ते बाद कामरान बंगश के घर पे, मेरे घर पे भी, शेर अली अरबाब के घर पे भी, बाकी MPs के घर पे भी पैरेलल में छापे पड़े। हम घर पे नहीं थे, जेन्युइनली नहीं थे, मैं इस्लामाबाद में था। बेल के बावजूद वो कामरान बंगश को अरेस्ट किया गया। उस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने पुलिस पे गोली चलाई है। 2-3 हफ्ते बड़ा सख्त जो है वो उसे एक जेल से दूसरे से तीसरे जेल में फिरवाया गया। और उसके बाद हम दोबारा अंडरग्राउंड चले गए जब तक इलेक्शन के कागज़ नहीं डालने थे। लेकिन उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से इलेक्शन की कैंपेन भी की। तो एंड में 1-2 बार मैसेज इनडायरेक्टली आया था कि आपको जीतने नहीं दिया जाएगा। देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक काम नहीं किया थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड कि किसी से जाके मिले नहीं, किसी को जो है वो कोई जो बात होती थी ना कि 20 लोगों ने कागज़ साइन किया है, कमिटमेंट दी है, ये किया है, वो किया, वो नहीं की। और इलेक्शन के हारने के बाद एक रिश्तेदार के थ्रू ये मैसेज भी आया, और ये मैसेज एक पार्टी के अंदर भी एक किरदार हैं उनके थ्रू भी आया कि आपने गलती ये की कि आप जिन लोगों ने इलेक्शन मैनेज करना था उनसे आपने मुलाकात नहीं की। तो उनको जवाब भी मैंने ये दिया कि अगर ये कीमत थी इलेक्शन जीतने की कि आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते कि जिसने फिर आपको इजाज़त दी थी जीतने की, कि आप फिर उनकी इजाज़त के बगैर आगे हिल ही ना सकते, तो ये गलती 1000 बार दोबारा भी करना जो है हो तो वो ये अली मीन गंडापुर साहब के बारे में जो कहा जाता है कि वो तो इलेक्शन से कबल जो वो एक अंडरग्राउंड थे, वो बुनियादी तौर पे किसी ब्रिगेडियर साहब के घर आई ऑनेस्टली डोंट नो। मैं देखें, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, अली ने मेरे जो पे KP के जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि तो अली ने मेरे पे कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम भी लगाया है, अली ने मेरे पे करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया है, अली ने बहुत से लोगों को भी जो है वो यही बातें बार बार कही हैं। अली ने इमरान खान साहब को भी ये कंप्लेंट्स की हैं। ना मैं ये काम करता हूँ, ना कभी करूँगा, पर मुझे इतनी खुशी है कि आज भी खान साहब जो है वो अच्छा याद दिलाते हैं। एंड आई थिंक ये जब उसके बाद इमरान खान साहब को नहीं मिल पा रहे थे, क्या इसकी वजह भी यही थी कि शायद वही हल्के अली मीन गंडापुर साहब से भी शायद अलाइंड हो, तो आपकी मुलाकात रुकवा दी गई हो? यार मैं मुनासिब नहीं है कि आप एक जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं फैक्ट्स कह रहा हूँ, मुनासिब नहीं है कि मैं इन चीज़ों पे जो है वो कमेंट करूँ। अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो जाने और उसका अल्लाह जाने, मेरा ज़मीर साफ़ है। नाजरीन, आप तैमूर झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह इनका इलेक्शन चोरी हुआ और बकौल इनके, और किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब से भी इन्होंने अपने इख्तलाफात पर बहुत तफसीली रोशनी डाली। लेकिन 2 मौज़ूआत पर हम इनसे अभी भी बात करेंगे, और वो हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में TTP या इन तंजीमों को वापस आने देने की जो पॉलिसी थी वो PTI की ही थी, और क्या आज भी PTI इन ग्रुपों के साथ के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त ना देकर गलती नहीं कर रही, और तैमूर झगड़ा साहब इन्होंने क्या पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की शौकत तरीन साहब के साथ मिलकर? इस पर अगली एपिसोड में बात करेंगे। इसका पार्ट 2 है, वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है।